कल बात चल रही थी फ्री और सब्सिडाइज चीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तो सैलरी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। पेज 106 53A। भैया टेस्ट का क्वेश्चन पेपर बांट देना, कल वो कराना है मैंने सवाल, सब में लाके भी बांट दो। पेज 106 53A। Following perquisites received by an employee shall be exempt। ये perquisites अगर एम्प्लॉय रिसीव करे तो ये माफ होंगे, यानी सैलरी में ऐड नहीं होंगे। फ्री और सब्सिडाइज्ड खाना प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू इट्स एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स की शर्त है 3। पेज 106। फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज। मिसाल के तौर पे क्यूएम के टीचर आके प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि मेरा बेटा जो है सीए करना चाहता है, तो आप इसको क्लास में बिठा लें और फीस ना लीजिएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई उसको फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो इसको सैलरी इनकम में एम्प्लॉय की ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, सेकंड रो में आ जाए भाई, फर्स्ट रो में भी आ जाए। एक भाई आप दोनों आए जल्दी आगे। नंबर 3, फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। जी सेकंड और फर्स्ट रो में आने। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक। हॉस्पिटल या क्लिनिक ने दिए टू इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को, तो ये भी सैलरी इनकम में ऐड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे गार्ड है, वो गार्ड कहता है कि जी मेरा इलाज कर दे। अब आपने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में गार्ड था, उस गार्ड का ऑपरेशन कर दिया, तो गार्ड का ऑपरेशन आपने मुफ्त कर दिया, तो अब ये सैलरी इनकम में ऐड नहीं होगा। तो 5 अभी छोड़े, 2, 3, 4 इन तीनों में एक कॉमन बात है। इन तीनों में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि 2, 3, 4 में कि एम्प्लॉयर जो सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, ग्राहकों को, वही सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है। ये बात देख लें कॉमन। नंबर 1, होटल रेस्टोरेंट्स का काम क्या है? कस्टमर्स को क्या खिलाना? खाना। अच्छा, अगर ये अपने एम्प्लॉयज को खाना खिला दें ड्यूटी आवर में, तो फिर बता दें क्या होगा? फिर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, स्कूल कॉलेज का काम क्या है? अपने क्लाइंट्स को पढ़ाना, कस्टमर्स को पढ़ाना। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा देंगे तो भी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा। हॉस्पिटल क्लिनिक का काम क्या है? लोगों का इलाज करना। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉयज का भी इलाज कर देंगे तो सैलरी में ऐड नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब अब ये नहीं है राइस कॉलेज वाले तो अपने टीचर के बच्चों को फ्री पढ़ा दें तो सैलरी में टीचर की ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर पेप्सी वाले अपने एम्प्लॉय को कहें कि तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल पढ़ा देंगे और उसका खर्चा हम उठाएंगे, फिर सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज नहीं है। पेप्सी वाले तो बोतलें बेचते हैं, तो वो स्कूल कॉलेज नहीं है। तो ये अब आपको क्या फील हो रहा है? ये बेनिफिट सिर्फ किन लोगों को मिल रहा है? जो लोग कस्टमर को भी वही सर्विस दे रहे हैं जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ये बात इसमें कॉमन है, ये बात तीनों में कॉमन है। ये वजह है इस बेनिफिट की, और कोई वजह नहीं है इस बेनिफिट की। अब सवाल जब आया करेगा पेपर में, तो हम पहली लाइन में उसके बिजनेस की नेचर पढ़ लिया करेंगे। अगर उसके बिजनेस की नेचर हुई बोतलें बनाना और फिर वो एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाए तो सैलरी में ऐड होगा। अगर उसके बिजनेस की नेचर हुई स्कूल कॉलेज चलाना और फिर वो एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाए तो सैलरी में ऐड नहीं होगा। अब ये बेनिफिट सिर्फ कितने इदारों तक महदूद है? 3, तालीमी इदारे, होटल रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स।
कुछ और लोग भी गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने गवर्नमेंट को जाके कहा कि गवर्नमेंट हमें भी ये बेनिफिट चाहिए। तो 0.5 उसके लिए आया कि अगर फेडरल बोर्ड आपको इजाजत दे दे आप भी ये बेनिफिट ले लें। उसमें एक मिसाल थी, क्या कहते हैं, ये जो मोबाइल कंपनीज हैं ये भी गई गवर्नमेंट के पास। इन्होंने कहा जी हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस चीज की इजाजत देते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को इस चीज की इजाजत देते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज फ्री कॉल्स कर सकें। तो फ्री और सब्सिडाइज कॉल रेट्स हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए रखे हुए हैं। तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? तो 0.5 में अगर एफबीआर इजाजत दे दे तो इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। अदर बेनिफिट फॉर विच एम्प्लॉयर डू नॉट बियर एनी मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। अदर बेनिफिट फॉर विच एम्प्लॉयर डू नॉट बियर मार्जिनल कॉस्ट एज नोटिफाइड बाय बोर्ड। अगर किसने इजाजत दे दी? बोर्ड ने। अच्छा मुझे बताएं कि एम्प्लॉय को फ्री मिनट देने के लिए एक्स्ट्रा खंबा लगाना पड़ेगा? यूफोन वालों को एक्स्ट्रा खंबा तो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। अच्छा ये बात 1, 2, 3 और 4 में भी थी, माने ना माने, ये बात 2, 3 और 4 में भी थी। 2, 3 और 4 में नोट करें ये बेनिफिट, ये बात है कि 2, 3 और 4 में 2 में भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ी। होटल रेस्टोरेंट में जहां इतना खाना बनता है वहां थोड़ा बहुत खाना करने में क्या इतनी कॉस्ट आ जानी है। नेक्स्ट, बूफे है तो फिर तो वैसे कोई मसला नहीं, एम्प्लॉय को खिला देंगे। 3 जहां इतने बच्चे बैठ रहे हैं वहां एम्प्लॉय का बच्चा भी बैठ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना खर्चा कॉलेज का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जहां इतने लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए वहां 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे एम्प्लॉय का ऑपरेशन कर दिया तो इसमें क्या हर्ज हो जाएगा, दफ्तर का कितना वो नुकसान हो जाएगा अस्पताल का। तो ये 4 चीजों को बेनिफिट मिलेगा। चौथी बड़ी ओपन है यानी 0.5 बड़ा ओपन है और 2, 3, 4 बड़े क्लोज है। 1 एक होता था वो डिलीट हो गया, भाई छोड़े, डिलीट हो गया, उसका क्या करना। द फॉलोइंग परक्विजिट्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय शैल बी एग्जेम्प्ट। ओके 22, 24, 25 ये 3 हम फिर कभी पढ़ेंगे। अगले सफे पे आए 139 मेडिकल, ये भी हम कभी पढ़ेंगे। अब हमारा ये रह गया और पीछे से एम्प्लॉय शेयर स्कीम और टैक्स ऑन टैक्स, फिर 2-4 चीज़ें रह गई हैं। तो परसों से इंशाल्लाह दोबारा रिज्यूम करेंगे सैलरी का चैप्टर। अभी प्रोविडेंट फंड आज सैलरी में करना है और कल टेस्ट डिस्कस होगा। पेज 108 जी, सफ़े के दरमियान में हेडिंग है टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। इसमें डायरेक्ट जंप मारेंगे मिसाल की तरफ हम। पेज 108, 109, 110, 111। चलें जी शुरू करें। मिस्टर सफदर गॉट रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2012। पेज 111 111। Mr. Safdar got retired on 31 March 2012 and has provided you the following data: 2012, 2010, 11, 12 basic salary, dearness allowance, house rent allowance. Other data regarding provident fund. Okay, what is provident fund? It is an arrangement. इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एक बास्केट खरीद के रख लेता है और इस बास्केट में एम्प्लॉय जब बेसिक सैलरी घर लेके जा रहा होता है तो एम्प्लॉयर कहता है उसमें से कुछ पैसे इस बास्केट में डाल दो। इसे कहते हैं एम्प्लॉय का हिस्सा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। फिर यही बास्केट जब एम्प्लॉय घर लेके जा रहा होता है, मादरत, जब एम्प्लॉयर के पास ये बास्केट पड़ी होती है तो एम्प्लॉयर कहता है, इधर आ गए इस रो में आ जाओ। फिर एम्प्लॉयर कहता है कि यार इतने पैसे तुमने डाले हैं इस बास्केट में, फर्ज करें एम्प्लॉय हर महीने 5,000 डाल रहा है, तो एम्प्लॉयर कहता है इतने ही पैसे मैं भी डाल देता हूं हर महीने। एम्प्लॉयर क्या कहता है?
इतने ही पैसे हर महीने मैं भी डाल देता हूं। अब बास्केट में 5,000 जमा 5,000 10,000 पड़ा होता है। फिर ये जो पैसा है कहीं होता है इन्वेस्ट। जब ये पैसा इन्वेस्ट होता है तो इन्वेस्ट होने के ऊपर वहां से मिलता है इंटरेस्ट। तो इस बास्केट में इंटरेस्ट भी पड़ा होता है से 2,000 रुपया। तो बास्केट में एम्प्लॉय ने डाले 5,000 रुपए एक महीने, एम्प्लॉयर ने डाले 5,000 रुपए एक महीने, और इस बास्केट में उस महीने का इंटरेस्ट मिला 2,000 रुपए, 12,000 रुपए हो गए। इसी तरह साल के एंड पे बास्केट में पता नहीं कितने हजारों हो जाएंगे, और रिटायर हो रहा होगा तो लाखों रुपए पड़ा होगा बास्केट के अंदर। अब ऐसी सूरत के अंदर सवाल यह है कि हर महीने या हर साल जो एम्प्लॉय अपना हिस्सा डाल रहा है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से तोहफा देता है, एम्प्लॉयर जो हिस्सा डाल रहा है और जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका क्या करना है? तो जवाब है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी ही बेसिक सैलरी में से काट के जमा करा रहा है, तो वो बेसिक सैलरी में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी टैक्स हो गया है। जो इसको मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से और इंटरेस्ट, इस पे हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन इसके रूल्स हैं। पढ़ें जी, सवाल शुरू करते हैं। 2010 बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर डेटा रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड। अच्छा, 2010 में एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले बास्केट में? 1,26,000, 126,000। एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले? इंटरेस्ट कितना मिला? हाँ, इंटरेस्ट किस रेट पे मिला है? 17%, यानी इंटरेस्ट 17% पे मिल रहा है। ये 17% आपने किसी अमाउंट पे लगा के नहीं देखना, ये कहीं से मैच नहीं होगा, बिकॉज इसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट मंथली बेस पे क्रू होता है, वो मंथली कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, इतना डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए रेट कभी भी लगा के चेक नहीं करना कि ये रेट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बस इंटरेस्ट बैंक दे रहा है या जहां भी ये पैसे पड़े हुए हैं वो बंदा दे रहा है इंटरेस्ट 17% के ऊपर। अब 11 और 12 और टोटल के ऊपर हमने हाथ रख दिया और रिक्वायरमेंट हमने नहीं पढ़नी, और 2010 को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2010 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2010 वेट जी, बेसिक सैलरी 70,000 इंटू 12 मंथ्स जी, 40,000। नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस जी 10,000 जी, 120,000। आगे महंगाई अलाउंस था वो, और ये जी 3 लाख। ओके, अब इसमें 3 चीजें आ रही हैं नीचे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। इसमें मेरे भाई तरतीब में उसने एम्प्लॉयर लिखा है, पहले मैं एम्प्लॉय लिख रहा हूं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने इग्नोर कर देना है, बिकॉज ये जो 126 है ना, ये सेट 40 में पड़ा हुआ है और उसी में काट के जमा करा दिया था, तो इसलिए इस पर टैक्स लग चुका है, इसलिए एम्प्लॉय का हिस्सा आपने हमेशा इग्नोर करना है। अब बात किसकी करेंगे हम? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? इसको आपने इनर कॉलम में लिखना है, आउटर में नहीं लिखना, इनर कॉलम में लिखना है। 126,000 ये एम्प्लॉयर से मिला इस बास्केट में इस साल, लेस इसमें से कुछ माफ होगा, एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट इसमें से कुछ माफ होगा, लोअर ऑफ 2 में से लोअर अमाउंट, इसमें 2 में से लोअर अमाउंट माफ होगी। क्या? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस नहीं, यूटिलिटीज अलाउंस नहीं, मेडिकल अलाउंस नहीं, सब्सिस्टेंस अलाउंस, कोई अलाउंस नहीं सिवाय डियरनेस अलाउंस के। पता नहीं लॉ मेकर को क्या हुआ, यहां पे मैं भी जाके आपको पढ़ाऊंगा, एक जगह लिखा होगा बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का आपने लेना है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 96,000 या 1.5 लाख, ये एक फिक्स अमाउंट है, ये याद करनी है, 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। अब 126 में से हमने माइनस करना है,
96 और 150 को आपने इनर मोस्ट कॉलम में रखना है, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, इनर मोस्ट कॉलम, यानी कि आप लाइन लगाएं ऐसे तो 96 150 इसके नीचे नजर ना आ रहा हो। अगर आप लाइन लगाएं ऐसे तो प्रॉपर लाइन लग जाए। समझ निकले बता रहा हूं, लाइन नहीं लगानी। ओके, व्हाट इज लोअर? अब लोअर को आपने इनर कॉलम में लेके जाना है, इनर मोस्ट से इनर में। अब जवाब को आउटर कॉलम में ले जाना है 30,000। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,26,000 मिला, 30,000 ऐड होगा सैलरी में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। अब ये नीचे करके जो सब टोटल है मैं इधर ले गया हूं, इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं मैं लिख रहा। इसके नीचे इंटरेस्ट वाली फिगर है, वो लग गया, उसको इससे मिक्स नहीं करना। ये इंटरेस्ट कितना है? 40,000। इंटरेस्ट मिल कितने परसेंट पे रहे? 17% पे। इसमें भी एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट लेस माफ, हायर ऑफ, इसमें रूल है हायर ऑफ। हायर ऑफ 1/3, 10% नहीं, 10% होता है 1/10, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। जी कितना? 320,000, इसमें 1/3 है। और इंटरेस्ट एट 16%, ये लॉ का रेट है 16%, सवाल में 17% पे मिल रहा है। और इंटरेस्ट एट 16%, विच एवर इज लोअर। अब 16 पर विच एवर इज हायर। अब 16% कैसे निकालते हैं उसके ऊपर देख लेते हैं। वैसे एक जनरल सी बात कर रहा हूं। एक साहब कहते हैं जी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है 2 लाख, और इंटरेस्ट रेट है 12%, तो मुझे इंटरेस्ट रुपीज में कितना मिलेगा? जी बोले। 2 लाख से 12%, 24,000। इसने सवाल पूछा आपसे, इफ रेट इज 14% देन व्हाट? अगर रेट 14% होता फिर कितना मिलता? इसके 2 तरीके निकालने के। एक तरीका है आप 2 लाख पे लगा दें 14%, जी कितना आ गया? 28,000। उसने आपसे सवाल पूछा, एक बैंक 12% पे दे रहा है, 24,000 दे रहा है, दूसरा 14 पे दे रहा है, अगर 14 पे मिलता तो कितना मिलता? और ये दूसरा तरीका ये सिखाने के लिए आपको यहां लाया गया है। और या 24,000 अगर 12 पे है तो बताओ 14 पे कितना बनता? कितना? कैलकुलेटर पे देखें, 28,000। तो ये शॉर्टकट तरीका है। या प्रिंसिपल मिसिंग हो तो इन सवालों में प्रिंसिपल हमेशा मिसिंग हुआ करेगा। वी विल ऑलवेज यूज दिस मेथोडोलॉजी। 24,000 कितने परसेंट पे मिला? 12 पे। तो बताओ अगर 14 पे मिलता तो 24,000 से ज्यादा मिलता? 24,000 से ज्यादा मिलता, वो 28,000 है। तो ये वैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन समवेयर। आगे आगे
ओके अच्छा भाई, अब ये इंटरेस्ट 40,000 है, ये कितने परसेंट सवाल में पड़ा हुआ है, किस पे पड़ा हुआ है? लेकिन लॉ कहता है हमें कितने वाला चाहिए, 16 वाला चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं इधर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर खुला खुला करके 40,000 पड़ा हुआ है 17 पे। हिंट हिंट के लिए लिख रहा हूं, यहां आपने क्वेश्चन वाला रेट लिखा करना है ताकि आपको हमेशा याद रहे, यहां क्वेश्चन वाला रेट आया करेगा। और मल्टीप्लाई बाय लॉ का रेट, लॉ का रेट 16% है, इधर 10% नहीं है बेंचमार्क वाला, 16। जी बोले 37647, 320 और 37, दोनों में से लोअर 37, लोअर नहीं चाहिए, हायर चाहिए, हायर है 320। जी बोले भाई, नेगेटिव लिख ले। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे एक बच्चा आया स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा यार तुम कौन हो, उसने अपना तारुफ कराया, ओ जबरदस्त। अच्छा, उसने पूछा फीस कितनी है, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा फीस 50,000 है। तो उसने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा तुम्हें तो 2 लाख भी होती तो हम माफ कर देते, 50,000 तो दूर की बात है, तुम्हें तो 2 लाख भी होती तो हम माफ कर देते। अब एक बंदे की फीस 50,000 है, कॉलेज वाले 2 लाख तक माफ करने को तैयार हैं, अब 2 लाख भी होती तो माफ कर देते, तो 1.5 लाख कॉलेज वाले अपनी जेब से देंगे उसे, 1.5 लाख पकड़ो चलो पढ़ लो हमारे पास। नहीं 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 नहीं। इसी तरह एक बंदे को इंटरेस्ट मिला ही 40,000 है, लॉ मेकर कह रहे हैं अगर 320 भी मिलता तो माफ कर देता, वो कहेगा मुझे तो मिला ही 40 है, चल फिर 40 सारा माफ है। तो जवाब नेगेटिव में नहीं लेके जाना, ओ जवाब 0। तो इसका मतलब उर्दू में ये है 40 तुम्हें मिला है, 320 भी मिलता तो हम माफ कर देते, वो तो मिला ही नहीं 320। सवाल खत्म, पहले साल का 13500000। चलें जी, अगला साल खुद ही करें। नोट इसको क्या करना है, नोट अगला साल करें ना, अगला साल डायरेक्ट डेटा उसी तरह के फिगर्स मल्टीप्लाई करनी है ना, क्या सीखेंगे आप नोट करने से। 2011 मस्त करें, 10 को नोट ना करें, फिगर चेंज करके नोट कर लें बस। चलें जल्दी करते हैं, 2011 किताब से नहीं देखना सोल्यूशन।
जल्दी करें। इसको एब्रीविएशंस यूज करें बेसिक सैलरी की। जल्दी 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 करें और नोट करें। वन टेंथ ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। उधर रखना है। ओके 2011 बेसिक सैलरी बोले इंटो जी। डीएनएस अलाउंस टोटल बता दे। 180,000। हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तरतीब में नीचे दी हुई है, इसको इग्नोर करना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जी कितनी है? 1,40,000। ओके 1,44,000 less math lower of 1/10 of basic salary plus dearness allowance is equal to 114,000 या 1,50,000 whichever is lower is 114,000 या अब अगली चीज इंटरेस्ट जी 60,000 ये 17% पे पड़ा हुआ है। लेस माफ हायर ऑफ 1/3 ऑफ 960,000 प्लस 180,000 इज इक्वल टू अच्छा जी 60,000 पड़ा हुआ है 17 पे, यहां सवाल वाली आएगी, लॉ वाली इधर आएगी ऊपर जी 56470 हायर हायर कितने? जी 159900000।
नेक्स्ट, करें करें अगला साल। What are you waiting for? आज आप पर 7 वाले की हकीकत खुल गई जब आपने देखा कि वो तीसरे साल भी 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है। आइंदा से आपने इसके साथ नहीं बैठना, और जिसने 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया उसने काट के कहीं 9 से किया हो उसके साथ भी नहीं बैठना आपने। तो रिटायर हो गए मार्च 31 को। पहली लाइन नहीं पढ़नी होती, बाकी सारी लाइनें पढ़नी होती हैं। तो अब इसके साथ आपने नहीं बैठा करना, चाहे जितना मर्जी पुराना दोस्त है, कोई फायदा नहीं इसके साथ बैठने का। ओके जी, अगले साल बोल रहे हैं बेसिक सैलरी छोड़े, आप इधर कर ले, छोड़े आप, और क्या रह गया पीछे अब। $10,000 जी। नेक्स्ट जी जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सवाल में बताएं कितना एम्प्लॉयर ने इस बास्केट में कितने पैसे डाले? 1,2,1,500 लेस exempt lower of 1/3 of ओके जी, कितना आ गया? 90 या 150,000, whichever is lower. Which is lower? 99,000। जी, इंटरेस्ट कितने? लेस माफ हायर ऑफ what अब क्यों देख रहे हैं उस साइड पे? अभी तक याद नहीं हुआ? 1/3 ऑफ
बेसिक सैलरी प्लस जी इज इक्वल टू 58,000। सवाल वाली परसेंटेज पे पढ़ा है, हमें लॉ वाली परसेंटेज पे लाना है। 54,500। 330,000 is higher, 0. Okay. In last year, in the year of retirement, important बात शुरू होगी। In the last year, in the year of retirement, he will be taking a basket with him that will not be full of flowers, that will not be full of chocolates, that will be full of money printed with काज़े आज़म picture। ये जो बास्केट लेके जा रहा होगा अपने घर, इस बास्केट में कितने पैसे पड़े होंगे? कैलकुलेटर पकड़ के बताएं। रिटायरमेंट के साल में सवाल देखें, व्हाइट बोर्ड पे क्या देख रहे हैं, चिट्टे बोर्ड पे क्या नजर आएगा? सवाल देख के बताएं, इस बास्केट में कितने पैसे पड़े होंगे रिटायरमेंट के वक्त? कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। $941,000। गुड। इस बास्केट में कितने पैसे पड़े होंगे? 941,000। 941,000 जिससे नहीं निकल रहा उसे हेल्प आउट करें जरा। सोचे सोचे क्वेश्चन देख के बताएं, रिटायरमेंट के टाइम पे बास्केट में कितने पैसे पड़े होंगे? 941,000 निकलता रहे, हाथ खड़े करते रहे। ओके, सवाल में कॉलम बना हुआ है टोटल। एक शेल का पेट्रोल पंप होता है, एक टोटल का होता है। टोटल का कॉलम बना हुआ है, सारे सालों के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का टोटल क्या है? 391,500। सवाल नहीं सुनते। सारे सालों के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का टोटल क्या है? सारे सालों के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का टोटल क्या है? सारे सालों के इंटरेस्ट का टोटल क्या है? टोटल्स का टोटल क्या है? 941,000। तो आपने सिंगल अंडरलाइन लगाई 941,000 और नीचे डबल अंडरलाइन लगा दी। 941,000 ग्रैंड टोटल इसको रिसीव हो रहा है। इसका नाम लिखें अकमुलेटेड बैलेंस। जैसे अकमुलेटेड ऑप्शन होती थी ना, अकमुलेटेड बैलेंस, सारे सालों का बैलेंस। 5 मिनट पहले आना। सारे सालों का बैलेंस। जिस वक्त रिटायरमेंट के दिन मार्च 31, 2012 को घर जा रहा होगा तो बास्केट के ऊपर लाल कपड़ा पड़ा होगा वेलवेट का। उस कपड़े के नीचे जब उठाएंगे, नजर मारेंगे तो कितने पैसे पड़े होंगे? 941,000। अब रिटायरमेंट के वक्त ये 941,000 जब घर लेके जा रहा होगा तो कमिश्नर कहेगा नजर कराओ यार, इसकी ज़ियारत कराओ, ये क्या है अंदर। तो जब ये कमिश्नर को ज़ियारत कराएगा तो कमिश्नर कहेगा इस पे 941,000 पे टैक्स दो। तो कहेगा खुदा का खौफ करो, ये इतने सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, इतने सालों से आप इनको ऐड नहीं कर रहे, इसको इग्नोर कर रहे हो, ये माफ कर रहे हो। तो 941,000 तो उन्हीं में से मिला के मिला है ना सारा। तो देयर इज नो नीड ऑफ 941,000 नाउ। इसलिए आखिरी साल एक लाइन डाला करेंगे, accumulated balance of 941,000। accumulated balance of 941,000 is exempt, इसलिए यहां 0 लिख देंगे, 0। ये लाइन आखिरी साल डाला करनी जब वो रिटायर होगा। कभी कभी पेपर में 941,000 की लाइन दी होती है, फिर आपने इसको इग्नोर किया करना है। ओवर वन ओके। अच्छा जी,
आ जाए पेज 108 पर। टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड पढ़ तो ली है सारी, अब पढ़ भी लेते हैं। टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिडक्टेड, ये तो काट लिया जाता है, एट द टाइम द सैलरी इज पेड टू एम्प्लॉय एंड बिकॉज ऑफ लगना ऑफ सेक्शन 69, ये आपको पहले सफे पे पढ़ाया था, वहां मैंने कहा था assumed as received में आएगा ये। It is assumed as received by employee, therefore it is taxed in normal way and no separate calculation is। ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं है, बस इसको जीरो लिख के आपने इग्नोर कर दिया करना है, क्योंकि सैलरी में छुपा होता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ और 1/10 ऑफ सैलरी और 150,000 सैलरी। सैलरी के ऊपर लगा हुआ है काला सितारा, नीचे काला सितारा डिफाइन हुआ है, ढूंढे ये मिल गया। हाँ, सैलरी फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोविडेंट फंड मींस बेसिक सैलरी एंड इट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। बस बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस कर लेना है, ना गिवन हो तो खाली बेसिक सैलरी का। कम बैक, इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, इट इज एग्जाम्प्ट अप टू हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट, ये 16% लॉ का रेट है, फिक्स है ये, 17 सवाल में दिया हुआ था। अकोमोलेटेड बैलेंस, होल ऑफ रिसीट इज एग्जाम्प्ट। अकोमोलेटेड बैलेंस, अकोमोलेटेड बैलेंस आगे लिखे ऑन रिटायरमेंट, अकोमोलेटेड बैलेंस ऑन रिटायरमेंट इज एग्जाम्प्ट। क्यों एग्जाम्प्ट है? क्योंकि हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लग चुका है, इसलिए सारा माफ है। ओके, इसी सफे पे रहे, सफे के दरमियान में पॉइंट ए की हेडिंग पढ़े, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है, रिकग्नाइज कमिश्नर से होता है भाई, रिकग्नाइज्ड फ्रॉम कमिश्नर। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इज you sitting at the last, define public company. This is next. Whose shares were traded in any listed stock exchange in Pakistan and who remains listed at the end of year। एक बात बताई, वो भी अधूरी बताई, खड़े हो जाओ। आप सादा सी बात बता देते कि गवर्नमेंट उसमें 50 से उससे ऊपर शेयर ओन कर रही हो, बैठ जाओ। इस तरह तैयारी होनी चाहिए वक्त कोई भी खड़े होकर। डिफाइन रेंट, धड़ाधड़ रेंट की डेफिनेशन आ रही हो। ओके, अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड के पैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकते हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकते हैं, जो हुकूमत के पास नौकरी कर रहा है, जो हुकूमत के पास नौकरी नहीं कर रहा। उसमें भी दो ऑप्शंस हैं, एफबीआर से अप्रूवल नहीं होती, रिकग्नाइज्ड बाय कमिश्नर, अनरिकग्नाइज्ड। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये जो हमने सॉल्व किया ना अभी, ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये जो अभी हमने सॉल्व किया है ये रिकग्नाइज्ड है। आज ही हमने ये वाला भी करना है
और आज ही हमने ये वाला भी करना है। ओके, सवाल में आ जाए, वापस आ जाए जिथे दी। ओके, पेज 111, requirements. Calculate the taxable income assuming he is working in a private company where the provident fund is recognized. I am at page 11. I am at the top of page 11. Requirement 1. He is working in a private company, non-government employee, where the provident fund is recognized. Two छोड़े. C. He is working in a ले जी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं आपको करा दूंगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर में मैं ये कहता हूं जब डस्टर से मिटाया जा रहा हो तो वो ऊपर ना देखें, लेकिन आज जब डस्टर से मिटाया जा रहा हो तो ऊपर देखते रहे। अब हम क्या एज्यूम करें, ये कहां नौकरी कर रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट भी कह लेते हैं कुछ लोग, ठीक। ओके, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो गया। ऑलराइट, कैच इट इज कमिंग, रेडी। टोटल करा दे, व्हाटएवर द टोटल मे बी। ले जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो गया। सब माफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सारा माफ, लोअर ऑफ नहीं, इंटरेस्ट और रिटायरमेंट के टाइम 941,000 सारा माफ, मजे। ओके, ये पेज 11 पे पॉइंट 3 किया मैंने, 2 नहीं किया। अच्छा, बहरहाल पेज 112 पे सोल्यूशन देख ले, यही है ना? देखें व्हाइट बोर्ड पे, सोल्यूशन वही है, पेज 112 के एंड पे देख लें। अब लॉ में आके पढ़ लें, कहाँ लिखा हुआ है? पेज 108 पे वो था, 110 पे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वही अंग्रेजी, उसको एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में से इग्नोर करना है। Employer contribution and interest on fund balance, it is exempt under the income tax ordinance 2001। वो देख लें, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट दर एग्जाम्प्ट। पेमेंट ऑफ accumulated balance, it is exempt under income tax ordinance 2001। Okay, next, what's left? Yes, teacher and students are left. Okay, now we will move towards unrecognized provident fund। Okay, एम्प्लॉयर ने ये फंड रिकॉग्नाइज नहीं कराया हुआ गवर्नमेंट से, तुम्हें शर्म नहीं आती? फंड रिकॉग्नाइज नहीं कराया हुआ, नहीं जी नहीं कराया हुआ, चलो 2010 में कुछ नहीं करना, रिटायरमेंट के टाइम पे एक ही दफा फंडी लगाएंगे। रिकॉग्नाइज नहीं कराया हुआ तुमने फंड, 2011 में कुछ नहीं करना, रिटायरमेंट के टाइम पे एक ही दफा फंडी लगाएंगे। 2012 रिटायर हो गया जी, ले आओ इसको, क्या नाम है इसका? सफदर नाम है जी, प्लीज ये बात ना किया करें। ओके, ले आओ भाई, ले आओ भाई, सफदर भाई इधर आए। ये प्रोविडेंट फंड हमेशा से क्या था? अनरिकॉग्नाइज्ड। अब आप टैक्स लगा दें अकमुलेटेड बैलेंस पे। खुदा के लिए 941,000 ऐड ना करना, चुप करा इसको, टेप बांधे इसके मुंह पे। क्या कर रहे हो? इधर क्यों आ रहे हो? उधर ही रहो। सारा अकमुलेटेड बैलेंस पकड़ के
इसकी सैलरी इनकम में क्या कर दें, लेकिन एम्प्लॉय ने कहा प्लीज इसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। वो तो हर साल बेसिक सैलरी में पड़ा होने की वजह से टैक्स लग चुका है। ओ यस सफ्तर, यू आर रियल सफ्तर। अकम्युलेटेड बैलेंस माइनस, माइनस बोले 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 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अकम्युलेटेड बैलेंस माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब आप क्वेश्चन के फेस पे रहे, पेज 111, जरा नजर मारें अकम्युलेटेड बैलेंस। आपने जो अपने खुद कैलकुलेटर से में सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? अच्छा क्वेश्चन की तरफ रहें और क्वेश्चन की तरफ देख के मुझे बताएं, क्वेश्चन की तरफ पेज 111 आपने अपने कैलकुलेटर से कितना अकम्युलेटेड बैलेंस कैलकुलेट किया हुआ है? अच्छा इन तीनों फिगर्स में से दरमियान वाली फिगर है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का टोटल, वो कितना है? 39,91500। क्लियर? ओके कराएं जी इसका टोटल 5,9,5। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे इसलिए टैक्स नहीं है क्योंकि ये तो उसकी सैलरी का पार्ट बन के उस पर टैक्स लग चुका है। लेकिन एक और भी तरीका है इसके निकालने का, और एक और भी तरीका है इसके निकालने का, वो ये है कि आप खुद ही बताएं टैक्स लगा किस पे, फिर टैक्स लगा किस पे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट। तो डाटा पेपर में देखा जाएगा क्या गिवन है। अगर पेपर में डाटा इस तरह गिवन होगा इस तरह कर लेंगे, इस तरह नहीं गिवन होगा तो इस तरह कर लेंगे, इससे भी जवाब देखें सेम आएगा। 941 के ब्रेकअप में जाएं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बताएं कितना है? 391 और इंटरेस्ट का ग्रैंड टोटल 15,000। ओके either you adopt this method you will reach Karachi, either you adopt this method you will reach Karachi, both ways go to Karachi, it depends upon you कि रोड पे जाने या आसमानों से जाने। पहुंचेंगे कराची। पता नहीं सॉल्यूशन में ये दोनों बातें लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है अकम्युलेटेड बैलेंस में एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट को जमा कर दो, तो वहां आप लिख सकते हैं और टोटल माइनस एम्प्लॉई, और टोटल माइनस एम्प्लॉई, ये भी एक तरीका है। सॉल्यूशन जो है पेज 112 पे, टोटल में से अगर आप एम्प्लॉय माइनस कर दोगे तो आप वही पहुंचोगे क्योंकि आप पहुंचे हुए सर। अच्छा जी हाँ वो फिर इजाजत लें उससे फेडरल बोर्ड से। टेस्ट चेक हो गए? कल भी लाए थे आप? कल तो नहीं लाए थे ना? ओके ये पिछले वाले टेस्ट। अच्छा जी नाउ कम इन लॉ एंड रीड इट आउट। पेज 110 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वही इंग्लिश, इसको इग्नोर करना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इट विल नॉट बी टैक्स इन ईच ईयर। एक ही दफा पेंटी लगानी है आखिरी साल, रज के पेंटी मारनी है। इट विल नॉट बी टैक्सड इन, सबर कर अभी टैक्स नहीं लगेगा, सबर कर अभी सबर। रिटायर हो गया इधर आप इसकी पेंटी लगाए बगल ने। पेमेंट ऑफ अकम्युलेटेड बैलेंस 941 मिल रहे। होल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन
सारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेट आज तक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फाइनल अमाउंट रिसीव 941,000 है ना फाइनल अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट रिसीव्ड है 941,000, 941,000 माइनस होल एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, employer plus interest or total minus employee will give you same thing, because A plus B plus C is equal to D, then D minus C is equal to A plus B, hence proved. Okay. सादा सा फॉर्मूला है। अच्छा जी, ये आज आपने जाके जरा शेर के मुंह में हाथ डालना है, हिम्मत करनी है। पेज 114 पे शेर है, क्वेश्चन 9, मुंह खोले बैठा है, 4 नंबर का सवाल आया, पता नहीं शायद आपसे ये हो जाए। इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है? 20। चले ठीक है, कीजिएगा ट्राई, खुद ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है हो जाएगा। पहले ये देख लीजिएगा रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है, घर जाके देख लीजिएगा। अगर सवाल खामोश हुआ तो क्या एज्यूम करेंगे? रिकॉग्नाइज्ड है। क्या है? अगर सवाल खामोश हुआ तो क्या एज्यूम करेंगे? रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है। अच्छा, कई दफा पेपर में लिखा होता है इट इज रिकॉग्नाइज्ड, फिर भी आप एज्यूम करते हैं क्योंकि आपको मिलता नहीं है, आप कहते हैं एज्यूम इट इज रिकॉग्नाइज्ड, वो थप्पड़ मार देंगे, जा तो लिखी हुई चीज को एज्यूम कर रहा है। ओके, नाउ कम ऑन पेज 109, एग्जाम्पल 3। जरा पिछले सफे पे देख लें, पेज 108, कौन सा वाला फंड चल रहा है? नहीं, प्रोविडेंट तो मैनू भी पता है कौन सा वाला, रिकॉग्नाइज वाला चल रहा है। तो रिकॉग्नाइज की कंटिन्यूएशन में कौन सा क्वेश्चन आपने आज करना है? 3, ये जरूर करना है। इसमें मसला बताएं क्या है। बेसिक सैलरी 20,000, डीनेस अलाउंस 4,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 पर मंथ, एंड द सेम अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंटरेस्ट क्रेडिट इज 1,00,000, द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। सवाल वाला रेट नहीं दिया हुआ, 14 है, 17 है, 18 है, 19 है, 16 है, सवाल वाला रेट नहीं दिया हुआ। अब क्या करेंगे? एज अ जनरल रूल, इस तरह की अंग्रेजी एक दफा सिखाई थी आपको। एज अ जनरल रूल, लोअर ऑफ हायर ऑफ 1/10 ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस और interest at 16% is made exempt, as interest rate is not given in question. So I am only exempting amount up to 1/3 of basic salary plus dearness allowance. नोट सोल्यूशन में नोट दिया हुआ है, इतना सा नोट काफी है, मैंने ज्यादा लंबा बोल दिया था। ये 5 रुपए का सिक्का चल जाएगा, 100 रुपए का नोट बोला था। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन वी विल सिंपली कंपेयर विद, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? किससे कंपेयर कर देंगे? सिर्फ, क्योंकि हमारे साथ भी मजबूरियां लगी हुई हैं, हर बंदे के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं, मजबूरियां तो होती ही लगने के लिए हैं। ओके, कम ऑन गाइस, पेज 106। इतना तंग कर रहे हैं आप। अच्छा जी, 22-24 खत्म करें, फिर सैलरी के चैप्टर में 3-4 चीजें रह जाएंगी। मजे का चैप्टर था, सबसे मजे का चैप्टर था, पहले दिन ये कराना चाहिए था। 22 नहीं, पेज 106, 22। एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 सप्लाइज। ये कोई चौथा प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, ये कोई चौथा प्रोविडेंट फंड है। इसमें भी सब माफ है, गवर्नमेंट की तरह लिख लें, ट्रीटमेंट लाइक गवर्नमेंट, इसमें सब माफ है। ये पेपर में कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। ये कोई चौथा है, 1925 में बना था ये गवर्नमेंट की तरह है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट, सब माफ। ओके, बेनेवोलेंट फंड क्या होता है? इट इज आउट ऑफ स्कोप। बस एक बार याद रखिएगा, बेनेवोलेंट फंड का लफ्ज़ अगर पेपर में आ गया तो अंडरलाइन कर लें, इट इज एग्जेम्प्ट, लिखा हुआ कहीं एग्जेम्प्ट है, बस इतना सा याद कर लें, बाकी छोड़े परे। 25 को कल करेंगे, 25 को। ओके, आजो भाई ले आओ टेस्ट 1 पे।